नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं और ये एमसीक्यू आपके नदियों से संबंधित ही मिलेगा, क्योंकि नदियों से संबंधित हमने ढेरों एमसीक्यू कर लिया है। आज मान के चलिए कि नदियों से संबंधित ये आखिरी एमसीक्यू होगा। तो जितने भी हमने नदियों से संबंधित एमसीक्यू किए हैं, ये सारे का क्लास आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग अब तक मेरी सारी क्लास नहीं देख पाए हैं वो यूट्यूब पर जरूर देखें, क्योंकि ये सारे एमसीक्यू आपकी तैयारी बहुत बेहतर करा देगी। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा को देखते हुए हम ये एमसीक्यू करा रहे हैं, तो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी अगर आप मेरे साथ डेली एमसीक्यू कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का ये विषय आपकी एक बहुत ही शानदार विषय है हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो ये विषय आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बस ज़रूरत है आपको मेरे साथ डेली रात्रि में 9 बजे जुड़ने की। तो आप मेरे साथ डेली रात्रि में 9 बजे जुड़े। कभी कभी हो जाता है कि हम लाइव क्लास की बजाय रिकॉर्डिंग क्लास देते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू हो जाता है, और बाकी दिन तो हम डेली रात्रि में 9 बजे लाइव क्लास में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमको लाइव क्लास की ना ले पाने की वजह से, नेटवर्क इशू होने की वजह से हम उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। तो ये आपकी डेली होगी, ये मान के चलिए डेली रात्रि 9 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है। ये विचार करके आपको हमारे साथ तैयारी करनी है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खास जानकारी दे दूं कि साध्य पीएससी एकेडमी की जो नई बैच है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, ये स्टार्ट हो चुका है 24 नवंबर से। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें 24 नवंबर, तो 24 नवंबर अभी है ना, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ठीक, और आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, 238 पोस्ट भी आ चुका है इस बार सीजीपीएससी का। तो क्यों ना उसकी तैयारी में एक बार फोकस किया जाए, क्योंकि आप सब ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, आप सब ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम से तैयार करते हुए चल रहे हैं, कोई ना कोई कोर्स परचेस किए हुए हैं। तो आप क्यों ना एक बार सीजीपीएससी प्री की भी तैयारी करें। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल हाई लेवल का तो है, लेकिन इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर करना ये नहीं है ज़रूरी। आप अगर कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और एफर्ट लगाओगे तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा अलग चीज़ होता है कि प्री के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू, बस यही फ़र्क है। तो भाई प्री आप दिलाओ, प्री को निकालो। मेंस तो वैसे ही लिखना है जैसे आप 9, 10, 11, 12 में लिखते आए हैं, वैसे मेंस में अच्छा प्रेजेंटेशन देते हुए लिखना है और एक सिंपल सा इंटरव्यू देना है। उसके बाद सीधा आपके पास एक पोस्ट मिल जाएगा। तो कहना जितना आसान है, तैयारी करना भी उतना आसान है। बस जरूरी है निरंतरता की और अपने ऊपर विश्वास की। तो आज एक बार, है ना, मेरी बातों को ध्यान से सोचना और एक बार खुद पर विश्वास करना कि हाँ, मैं इस बार एक बार तो सीजीपीएससी प्री की तैयारी करना चाहूँगी। और इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना, तो ये 24 नवंबर की एकदम फ्रेश बैच है ना, जो कि स्टार्ट हो चुकी है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सीजीपीएससी प्रीलिम्स की है। अगर हम बात करें सीजी व्यापम की, तो व्यापम की भी एक नई बैच लॉन्च हो चुकी है। सीजीपीएससी के अलावा व्यापम की भी बैच 24 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है। तो ये पूरी हमारी टीम आपके लिए रेडी है। अब आपको रेडी होना है ना, और तैयारी में भिड़ना है, क्योंकि सामने में सीजीपीएससी का एग्ज़ाम तो है ही, आपको पता है फरवरी में एग्ज़ाम होता है हर साल। नोटिफिकेशन आ चुका है, 238 पोस्ट भी आ चुके हैं। तो क्यों ना इस बार इसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से करें। इसके अलावा व्यापम की कई एग्ज़ाम सामने होने को है, जैसे सामने अभी आमीन पटवारी का होने वाला है। इसके बाद आप देखोगे तो फिर मंडी उप निरीक्षक का, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो सारी चीज़ें इस व्यापम बैच के अंतर्गत आ जाती है। तो आप इसमें भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो 24 नवंबर से अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। आप दिए हुए नंबर पर रजिस्ट्रेशन करें या तो सीधे एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ से हमारे साथ आप सब जुड़ सकते हैं। अब ज़्यादा देरी नहीं, अब सीधा स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। तो क्वेश्चन आज का है आपके स्क्रीन पर, फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, जिसका पहला कथन है मनियारी नदी का उद्गम लोरमी क्षेत्र में होता है। बिल्कुल सही बात है, मनियारी नदी का उद्गम लोरमी क्षेत्र में होता है।
एकदम ओके है। दूसरा पॉइंट है मनियारी नदी शिवनाथ नदी में मिल जाती है, बिल्कुल सही बात है, मनियारी नदी शिवनाथ नदी पर मिल जाती है। ये वाला भी पॉइंट एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मनियारी नदी कोरबा जिले में बहती है, ये गलत है। मनियारी नदी जो है वो मुंगेली से बिलासपुर होते हुए शिवनाथ नदी पर मिलती है, कोरबा में नहीं बहती। लाफागढ़ पहाड़ी में इसका उद्गम, तो लाफागढ़ की पहाड़ी तो आपकी कोरबा में है, जब कोरबा में जाती नहीं तो वहां से उद्गम कैसे होगा। तो इसका उद्गम लोरमी पठार, याद रखना मनियारी नदी का एक्चुअल में उद्गम सिहावल सागर नामक जगह से होती है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, खारून नदी का उद्गम भाटा गांव के पास हुआ है। तो खारून नदी का उद्गम तो पटेचुआ की पहाड़ी से होती है, वो बालोद जिले में है, तो ये भाटा गांव से कहां से होगा, बिल्कुल गलत है ये वाला पॉइंट। अगर बात करें खारून नदी महानदी में सम्मिलित होती, नहीं, खारून नदी है वो शिवनाथ नदी में मिलती है, ना कि महानदी में, इसलिए ये भी गलत है। खारून नदी बिलासपुर जिले की प्रमुख नदी है, तो बता दूं कि खारून नदी का उद्गम बालोद के पटेचुआ की पहाड़ी से होती है, और ये खारून नदी जो है बालोद से ऊपर दुर्ग है ना, और दुर्ग से ऊपर रायपुर, मतलब दुर्ग और रायपुर के बीच में सीमा बनाते हुए रायपुर होते हुए सीधे सीधे जाके बलौदा बाजार में सोमनाथ नामक जगह पर शिवनाथ नदी पर मिल जाती है। तो खारून नदी बिलासपुर में तो बहती ही नहीं, इसलिए ये भी गलत है। अगर बात करें खारून नदी की लंबाई की, तो खारून नदी की लंबाई 120 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। तो यहां ऑप्शन को देखिए, करेक्ट आंसर का आंसर आप दे। चलिए, तो जितने लोग इसका कमेंट करके सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा केवल 4, एक करेक्ट। ठीक है, केवल 4 सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताएं। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन बता रहे हैं। आप बिल्कुल कमेंट करते चलिए और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताते हुए चलना है। और क्लास वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करके बताएं कि क्लास अच्छी है सर, ऐसी क्लासेस आप डेली हमारे लेकर आते रहे, तो हम बिल्कुल लेकर आएंगे। आपका कमेंट देखकर हम और प्रयास करते हैं कि आपके लिए बेहतर प्रश्न लेकर आए। तो आप बिल्कुल कमेंट करें, आपका कमेंट करने से हमको जानकारी मिलती है। हर एक छात्र से मैं कहूँगा कि बिल्कुल कमेंट करें, और क्लास अच्छी लगी तो बिल्कुल अच्छी बताएं, कोई कमी है तो भी बताएं, और क्लास चाहते हैं डेली तो भी बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जांजगीर चांपा हसदेव और महानदी दोनों के जलग्रहण में आता है। तो जांजगीर चांपा जो है वह हसदेव और महानदी दोनों के जलग्रहण क्षेत्र में आता है। बिल्कुल भाई, जांजगीर चांपा की बात करेंगे तो हसदेव नदी यहाँ से जाती है और महानदी इसके तट पर बिल्कुल शिवरी नारायण के पास पहुँचती है, तो दोनों के जल ग्रहण में आता है। तो बिल्कुल पहला पॉइंट तो ओके है। दूसरा है शिवनाथ नदी का जलग्रहण क्षेत्र रायपुर जिले में भी है। तो शिवनाथ नदी रायपुर जिले में क्या देखने को मिलती है, बिल्कुल भाई शिवनाथ नदी जो है अगर आप देखोगे तो रायपुर जिले में तो जाती ही नहीं है, तो कहाँ से वहाँ पर उसका जलग्रहण देखने को मिलेगा। तो शिवनाथ नदी जो एक्चुअल में जाती है वो जाती है कहाँ से, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से निकलती है, ऊपर राजनांदगांव, राजनांद के ऊपर जाएगी दुर्ग, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, बेमेतरा के ऊपर में मुंगेली और बलौदा बाजार के बीच में सीमा बनाते हुए ये बिलासपुर, फिर बलौदा बाजार के बीच में सीमा बनाते हुए जांजगीर चांपा के पास मिल जाती है शिवरी नारायण में। तो रायपुर में तो जाती नहीं, इसलिए इसके जलग्रहण क्षेत्र में इसको हम नहीं रखेंगे। खारून नदी का प्रवाह क्षेत्र रायपुर जिले को प्रभावित करता है। बिल्कुल भाई, खारून नदी रायपुर की है ना प्रमुख नदी है, रायपुर की जीवन भी रेखा कहलाती है। तो खारून नदी बिल्कुल रायपुर क्षेत्र में प्रभावित होती है। मनियारी नदी बिलासपुर जिले से होकर, हाँ भाई, बहती है। मनियारी नदी जो है मुंगेली और बिलासपुर के बीच में सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और जाके शिवनाथ नदी पर मधुकू द्वीप के पास मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर 1, 3, 4 ऑप्शन सही हैं, 1, 3, 4 ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर आपको देख करके तो देखने को 1, 3, 4 तो दिख ही नहीं रहा, सभी सही वाला तो है ही नहीं। तो 1, 3, 4 सही होगा, सभी सही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 3 और 4 सही हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा गलत करना, बाकी सब सही दिख रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर 14 नंबर, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलो भाई, शिवनाथ नदी का संगम महानदी से राजिम में होता है। शिवनाथ नदी का संगम महानदी में राजिम में होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। आप सभी को अब पता चल गया होगा, शिवनाथ नदी जो है वो शिवरी नारायण पर मिलती है जांजगीर चांपा में। हसदेव नदी का संगम महानदी में शिवरी नारायण के पास होता है, तो बिल्कुल ये बात तो सही है कि हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है
और महानदी में इसका संगम तो होता है, लेकिन शिवरी नारायण पर नहीं होता। ये है ना सीलादेही नामक जगह पर होती है। हसदेव नदी का मिलन महानदी के साथ शिवरी नारायण से, है ना, शिवरी नारायण से थोड़ा सा आगे। तो आप अगर देखोगे तो हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी तो है, लेकिन यहाँ महुआ डीही नामक पर मिलती है, ना कि शिवरी नारायण नामक जगह पर। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। खारू नदी का संगम महानदी में भाटापारा के पास होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। खारू नदी का संगम महानदी पर तो होता ही नहीं है, ये तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है और सोमनाथ में इसका संगम होता है। मन्यारी नदी शिवनाथ में मिलती है, हाँ ये सही है, ये सही है, मन्यारी नदी शिवनाथ में मिलती है। तो यहाँ देख सकते हैं 4-4 कथन वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इन चारों कथन को पढ़ने के बाद आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो प्रश्न है ना आपको भले अब थोड़ा इजी लग रहा हो, क्योंकि हमने ढेरों प्रश्न एमसीक्यू हमने इस पर किया है। ये नदियों से संबंधित मान के चलिए आखिरी एमसीक्यू है, उसके बाद हम नया टॉपिक पकड़ेंगे आपके लिए, ठीक है। तो जितना अब तक हमने एमसीक्यू किया है, वो जो नहीं देख पाए हैं वो पिछली क्लास जरूर देखें। यूट्यूब पर आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, है ना, एमसीक्यू बाय मनीष सर टाइप करेंगे, पूरा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका फायदा उठाएं, आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा ये क्लास आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा समय देते हैं आपको, इसका करेक्ट आंसर देना है, फटाफट कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हसदेव नदी का प्रमुख सहायक गज नदी है। बिल्कुल भाई, हसदेव नदी की एक सहायक नदी गज तो है, ठीक है, बिल्कुल गज एकदम सहायक नदी है, एकदम सही बात है। गज नदी मिलती है हसदेव नदी पर लेफ्ट साइड से। मन्यारी नदी की सहायक नदी तेसवा नदी है। बिल्कुल भाई, अगर हम हसदेव की बात करेंगे तो इसमें गज आके मिलती है, अगर हम मन्यारी की बात करेंगे तो इसमें तेसवा जाके मिलती है, ये भी सही बात है। मन्यारी की दक्षिण की सहायक नदी है तेसवा। खारू नदी की सहायक नदी तांदुला है नदी है, तो खारू नदी की सहायक नदी तांदुला नहीं है। तांदुला है ना, तांदुला जो है वो शिवनाथ की सहायक नदी है, ना कि खारून की। ये तांडुला लिखा है, ये तांदुला है। शिवनाथ नदी की सहायक आगर नदी है, तो आपको बता दूं कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी आगर नदी नहीं है, बल्कि ये मन्यारी नदी की सहायक नदी है आगर। तो मन्यारी नदी ये है और इस मन्यारी नदी की सहायक नदी क्या है, आगर है, याद रखना। मन्यारी की सहायक नदी आगर है और मन्यारी नदी की सहायक नदी टेसवा है। ये दोनों सहायक नदी मन्यारी की है। आपको बता दूं कि मन्यारी की उत्तर यानी लेफ्ट तरफ से दो नदी और सहायक नदी आती है, एक छोटी नर्मदा और दूसरी घोंघा। तो छोटी नर्मदा को भी याद रखना, छोटी नर्मदा कहलाती है और एक घोंघा नदी, यहाँ घोंघा एक परियोजना है। छोटी नर्मदा जो है वो बेलपान नामक जगह से आती है बिलासपुर तरफ से और मिल जाती है इस मन्यारी नदी पर। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो 3-4 तो गलत है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन होगा सी सही, ठीक है। बाकी हसदेव की सहायक नदियों को सुन लो, ऊपर से मिलती है गज, इधर से मिलती है आहिरन, इधर से मिलती है तान, इधर से मिलती है चोरनई। ये प्रमुख नदियां याद रखना, ये हसदेव की सहायक नदियां हैं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। करेक्ट आंसर चुनना है, फटाफट सही आंसर आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदियां सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रवाह दिखाती है। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदियां सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से, लो भाई देख लेते हैं, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, से उत्तर पूर्व प्रवाह दिखाती है। तो सामान्यतः क्या सभी नदियां इस दिशा में हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल महानदी बेसिन पर आपको थोड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि महानदी बेसिन पर आपको महानदी ऐसे जाती है ना, वहीं शिवनाथ नदी भी ऐसे करके ऐसे जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से आ रही है, दक्षिण पश्चिम से आ रही है और जा रही है कहाँ, उत्तर पूर्व की तरफ। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल आपको थोड़ा सही देखने को मिल सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदियां, तो सभी नदियों को बोल रहा है, तो सभी नदियों को नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ बेसिन अगर बोलता तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ बेसिन की ज़्यादातर नदियाँ ऐसे दिखने को मिलती है। लेकिन ये सटीक आंसर नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नदियाँ, सभी नदियाँ जरूरी नहीं कि ये उत्तर पूर्व में ही बढ़े, कोई उत्तर में ही बह रहा है तो कोई दक्षिण में बह रहा है तो कोई पश्चिम में बह रहा है, ऐसी भी कई नदियाँ हैं। तो यहाँ पर इसको हम सही उत्तर नहीं लेंगे। शिवनाथ नदी की धारा उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। तो आप थोड़ा देखोगे तो शिवनाथ नदी ऐसे करके निकल रही है, तो कहीं ना कहीं इधर से निकल के उत्तर पूर्व में थोड़ा सा मैच खा रहा है, उत्तर पूर्व में
जाते हुए दिख रहा है और फाइनली ये उत्तर पूर्व होते हुए पूर्व दिशा में मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व में तो बह रही है, दिशा में बहती है, भले कुछ समय के लिए बहे लेकिन उत्तर पूर्व में बहती है, कोई डाउट नहीं है। हसदेव नदी का प्रवाह सामान्यतः दक्षिण से उत्तर दिशा में है। तो हम अगर देखेंगे हसदेव नदी ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब उत्तर से दक्षिण, ना कि दक्षिण से ऊपर, इसलिए ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। मन्याली नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो बिल्कुल भाई मन्याली नदी पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से, आपका कथन के हिसाब से सही उत्तर 2 और 4 सही हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो 16 का करेक्ट उत्तर क्या होगा? सी होगा जी। क्या होगा? सी होगा। तो 16 का करेक्ट आंसर सी होगा। देख ले भाई, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना डिटेल का प्रश्न है। प्रश्न को आप, अगर आपको पता है हमारे छत्तीसगढ़ में नदियाँ कहाँ से कहाँ बह रही है, तो आप बिल्कुल उसका उत्तर लगाइए। ठीक है, अगर एक छत्तीसगढ़ बेसिन बोलता तो थोड़ा बहुत आप मेन नदियों को आप कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये सामान्यतः सभी नदियाँ ऐसी नहीं है। लेकिन शिवनाथ नदी की धारा उत्तर पूर्व दिशा में, हाँ भाई, थोड़ा उत्तर पूर्व दिशा में है, और हसदेव नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण है, ना कि दक्षिण से उत्तर, बल्कि मन्याली नदी पश्चिम से पूर्व में बहती है। तो बिल्कुल 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 और 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका भी करेक्ट आंसर दे ही दो। शिवनाथ, हसदेव, खारून सभी महानदी की सहायक नदी है। तो भाई बता दूं आपको कि शिवनाथ नदी तो है, हसदेव नदी भी है, लेकिन ये खारून जो है ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। खारून शिवनाथ की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं होगा, गलत होगा। मन्यारी नदी शिवनाथ की सहायक है, महानदी की नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, महानदी की नहीं है, ये शिवनाथ की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। हसदेव नदी का उद्गम अमरकंटक क्षेत्र से माना जाता है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये सोनहट तहसील देवगढ़ की पहाड़ी से होता है, तो इसको सीधा सीधा गलत कर दो। पढ़ते जाओ और सही और गलत का चयन करते जाओ, फिर जो लास्ट पूछा है उसका सही उत्तर देना है। खारू नदी करीब कोरबा जिले से होकर बहती है, आपको पता है खारू नदी कोरबा तो जाती ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो आप ऑप्शन को देखो, मैच करो, यहाँ पर केवल 2 सही हैं, तो केवल 2, 3 और 4 गलत है, लेकिन एक भी गलत है, तो ये तो नहीं होगा। 1 और 2 सही, ये भी गलत है। केवल 2 सही, तो ये वाला आपका सही उत्तर होगा। केवल 2 सही हैं। बताओ, बन रहा है क्वेश्चन, आपसे बन रहा है, मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आज का क्वेश्चन जो भी छात्र बना ले रहे हैं, मतलब समझ जाओ कि आप पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, इंद्रावती नदी का उद्गम दंडकारण्य पर्वत श्रृंखला में माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखेंगे इंद्रावती नदी का उद्गम, तो ये उद्गम तो दंडकारण्य में नहीं है, लेकिन दंडकारण्य क्षेत्र में बहती है। तो उद्गम शब्द जोड़ दिया है, इसलिए गड़बड़ हो गया। दंडकारण्य पर्वत श्रृंखला में माना जाता है, ये बोल के गलत कर दिया। तो इंद्रावती नदी जो है दंडकारण्य क्षेत्र में बहती जरूर है, पठार में बहती जरूर है, लेकिन उद्गम मुंगेर की पहाड़ी कालाहंडी जिला जो उड़ीसा में है वहाँ से होती है, और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में बहती है, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, और जा करके सोमनो संगम बनाती है गोदावरी नदी पर, भद्रकाली नामक जगह पर यह मिल जाती है। लेकिन उद्गम दंडकारण्य से नहीं, बल्कि बहती है दंडकारण्य में, तो ये सही होता, लेकिन उद्गम बोल दिया इसलिए गलत हो गया। इंद्रावती नदी उड़ीसा में गोदावरी नदी से मिलती है, तो इंद्रावती नदी गोदावरी में तो मिलती है, लेकिन उड़ीसा में कहाँ मिलती है? ये तो छत्तीसगढ़ में ही मिल जाती है, बीजापुर में, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया, है ना। उड़ीसा में नहीं मिलती, गोदावरी में मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मिलती है, ना कि उड़ीसा में। नारायणपुर जल विद्युत परियोजना इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो ऐसा कोई परियोजना नारायणपुर जल विद्युत परियोजना है नहीं जो कि इंद्रावती पर हो। जगदलपुर क्षेत्र इंद्रावती नदी घाटी में आते हैं, ये बिल्कुल सही है। जगदलपुर जो जगह है वो इंद्रावती नदी के तट पर है, तो जगदलपुर क्षेत्र मतलब इंद्रावती नदी घाटी में आते हैं, ये सही है। तो देखो 1, 2, 3 गलत है, 1, 2, 3 गलत है, ऐसा कुछ है कि नहीं? केवल 4 सही, हाँ भाई, तो यहाँ पर केवल 4 सही होगा, ऑप्शन होगा 18 का सी। देख लो, प्रश्न का लेवल आसान है, लेकिन थोड़ा सा डीप में लाया गया है, ताकि आपको एक्चुअल में आपका सही आकलन देखने को मिल सके। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, सबरी नदी को छत्तीसगढ़ में कोलाब भी कहते हैं। बताओ भाई, क्या सबरी नदी को कोलाब नदी कहा गया है?
तो बिल्कुल इसका प्राचीन नाम है, जिसको नहीं पता वो सुन लो, शबरी नदी को छत्तीसगढ़ में कोलाब भी कहते हैं। एकदम सही बात है। शबरी नदी के तट पर कोंटा है। अब थोड़ा सा शबरी नदी को एक झलक देख लो भाई, मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा बस्तर संभाग। ओके, बस्तर संभाग का ये है कुल 7 जिले। लो भाई, 7 जिलों को मैं बना देता हूँ। अब ये 7 जिले में यहाँ से आती है आपकी शबरी नदी, और ये बस्तर होते हुए चली जाती है सुकमा और गोदावरी में जाके मिलती है। तो यहाँ पर बस्तर में 2-3 नदियाँ इस पर जाके मिलती है, कांगेर और मुनगा बहार। यहाँ पर एक बोयलाविडिला की पहाड़ी से आती है मलगेर इंदु नदी जो मिलती है, और इसी के तट पर यहाँ पर तो है कोंटा। तो कोंटा बिल्कुल याद रखना इस शबरी नदी के तट पर है। ये वाला पॉइंट भी सही है। शबरी नदी गोदावरी की सहायक नदी है। हाँ भाई, यहाँ से आ रही गोदावरी, तो गोदावरी में ही जाके तो मिलती है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश से मिलती है, ये भी याद रखना। तो सहायक नदी है, तो ये भी सही पॉइंट बोला। शबरी नदी का उद्गम कोरबा क्षेत्र में, तो कोरबा में तो नहीं होता, इसका उद्गम जो है वो उड़ीसा से होता है। उड़ीसा में कोरापुट नामक जिले से होता है। कोरापुट के पास कोरापुट पहाड़ी से होता है, ना कि कोरबा से। तो 1, 2, 3 सही है। तो क्या 1, 2, 3 सही है ऑप्शन में है? तो बिल्कुल 1, 2, 3 सही है ऑप्शन में तो है, लेकिन बोल रहे हैं केवल 4 गलत है। तो यहाँ पर केवल 4 गलत है, ये भी ऑप्शन में दे दिया है। तो भाई अब ऐसे समय में ऐसा ऑप्शन तो रहेगा नहीं। ऐसे समय में अगर ऐसा होगा तो प्रश्न विलोपित होगा, क्योंकि ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। आपको समझ में आ गया, 1, 2, 3 तो सही है, तो ये तो होगा, लेकिन केवल 4 गलत है, तो ये भी सही बात बोल रहा है। तो भाई ये दोनों के दोनों सही आंसर होगा, सही आंसर होगा। हालांकि ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न विलोपित हो जाएंगे अगर ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाए सही वाले तो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो चलिए, यहाँ पर समझ में आ गया कौन सा सही है क्या है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाक से इसका करेक्ट आंसर बताओ जी। महानदी की दक्षिण सहायक नदियाँ, चलो भाई पढ़ना है और धीरे से पढ़ के इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 20 का आपको कमेंट करके बताना है। चलो देखिए भाई, कई क्लासेस ऐसी होती हैं नेटवर्क इशू की वजह से रिकॉर्ड की जाती है, और रिकॉर्ड क्लास भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसको देखें, आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, चलो तो महानदी की दक्षिणी सहायक नदियाँ, तो महानदी की दक्षिण सहायक नदियाँ तो पहले तो यहाँ बना लेते हैं अपन अपने महानदी को। ये महानदी आई और ऐसे करके चली गई। अब दक्षिण सहायक नदियों में मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ, याद कराता हूँ। ये है सीता नदी, सीता नदी। ये है सिलियारी नदी, सिलियारी नदी। ठीक है, दक्षिण की सहायक नदियों में यहाँ पर ये दूध नदी भी आ जाती है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पैरी और यहाँ पर मिलेगी सोंढूर नदी। तो पैरी और सोंढूर नदी ये भी दक्षिण की सहायक नदी है। यहाँ पर जाओगे तो ऊपर में 2 ठो मिलेगी, एक कोडार और एक सूखा। यहाँ पर मिलेगी जोग, यहाँ पर मिलेगी लाट, सब दक्षिण की सहायक नदी है। यहाँ पर मिलेगी सुरंगी, यहीं पर मिलेगी सारंगी, यहाँ पर मिलेगी तेल नदी, और एक ठोक और मिलेगी यहाँ पर बलम देही। तो आप देख सकते हो ये सारी दक्षिण की सहायक नदियाँ हैं। तो सुरंगी नदी महानदी की दक्षिणी सहायक नदी है, बिल्कुल है। और ये सुरंगी नदी जो है महासमुंद जिले से निकल के महासमुंद में मिलती है। तो सुरंगी नदी दक्षिण की सहायक नदी है। जोग नदी महानदी की सहायक है और बेमेतरा जिले में मिलती है। तो जोग नदी बिल्कुल दक्षिण की सहायक नदी तो है महानदी की, लेकिन बेमेतरा जिले पे नहीं मिलती, इसलिए ये गलत है। ये शिवरी नारायण में मिलती है, इसलिए गलत हो गया। तांदुला नदी महानदी की सीधी सहायक है, तो ये भी तांदुला नदी शिवनाथ की सहायक नदी है, न कि महानदी की। तो ये वाला ही पॉइंट गलत हो गया। आगर नदी शिवनाथ की सहायक नदी है, तो आगर नदी शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है, ये वाला ही पॉइंट गलत हो गया। तो यहाँ पर महानदी की बात हो रही थी, तो एक तरीके से देखोगे तो केवल और केवल एक सही है, केवल और केवल एक सही उत्तर इसका होगा। ठीक है जी, तो इसमें करेक्ट आंसर आप देख लो, केवल एक सही होगा, सी ओके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में होता है। इसमें कोई डाउट नहीं, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से ही होता है। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ सीमा को छूती है, तो बिल्कुल गलत बात। छत्तीसगढ़ में नर्मदा नदी नहीं बहती, लेकिन नर्मदा नदी पर कुछ नदियां जो छत्तीसगढ़ से निकलती हैं वो जाके मिल जाती है,
जैसे ताड़ा और बंजर नदी जो कबीरधाम से निकलती है, और इसलिए ये नर्मदा नदी हमारे छत्तीसगढ़ का एक अपवाह तंत्र है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा, जिसका प्रतिशत 0.55% अपवाह तंत्र में आता है। ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदी बंजर है, बिल्कुल सही बात है। यही बंजर नदी है जो छत्तीसगढ़ से कबीरधाम से निकल के नर्मदा नदी पर मिलती है, पश्चिम और बहती है। नर्मदा नदी का प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर, ये भी सही है। तो आप देख सकते हैं 1 और 3 और 4 सही हैं, तो ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़ाया जाए गाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक, तो नर्मदा नदी के बारे में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नर्मदा नदी कहाँ जाती है। तो नर्मदा नदी इधर अमरकंटक से निकलती है और ये मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में गिर जाती है जो कि अरब सागर में है। खंभात की खाड़ी में गिरती है तो इसकी लंबाई याद रखना 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा नदी दूसरा सर्वाधिक एक्टिव भूकंपीय क्षेत्र है, क्योंकि इस नर्मदा नदी पर 100 नहीं है, 200 नहीं, बल्कि हजारों 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 क्या बने हैं, परियोजना बने हैं। कई डैम बनाए गए हैं इस नर्मदा नदी पर, जिसकी वजह से यहाँ भूमि पर जल ठहर जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर यह क्षेत्र भूकंप के मामले में थोड़ा सक्रिय हो जाता है। इसलिए दूसरा सर्वाधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में ये नर्मदा नदी वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। पहला तो हिमालय का क्षेत्र है, लेकिन दूसरा सर्वाधिक सक्रिय में नर्मदा नदी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हजारों डैम, बांध, परियोजनाएं बनाई गई हैं जो कि जल ठहरती है, जिससे वह क्षेत्र में भूकंप जैसी स्थिति आ सकती है। ठीक है, इसकी की वजह से तो गुजरात में जो एक बड़ा सा डैम बनाया गया था सरदार सरोवर, तो उसकी वजह से बीच में गुजरात में आपको देखने को मिला होगा बहुत बड़ा भूकंप, बहुत पहले की बात है। ठीक है, काफ़ी चर्चे में रहा। तो भूकंप क्षेत्र इसकी वजह से एक्टिव हो जाती है, कई परियोजनाओं की वजह से। इसलिए इतना भी ज़्यादा बांध और डैम नहीं बनाना चाहिए किसी नदी पर। ठीक है, चलो आ जाइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। जोक नदी, जोक नदी का उद्गम सोनबेरा पठार, तो जो सोया वो खोया, मैंने बताया था, तो बिल्कुल सही बात है, जो सोनबेरा के पठार से होती है। यह नदी बेमेतरा व बलौदाबाजार जिले में बहती है। तो जोग नदी बेमेतरा में तो नहीं बहती, लेकिन आप थोड़ा सा देखोगे तो बलौदाबाजार से होते हुए जाके शिवरी नारायण पे मिलती है। तो बलौदाबाजार में तो बहती है, लेकिन बेमेतरा में नहीं बहती, तो ये गलत हो गया। जोग नदी महानदी की दक्षिण सहायक नदी है। तो आप थोड़ा सा देख लो, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, नक्शे में देखोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। नक्शे में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ये छत्तीसगढ़ है, एक बार नक्शे को देखो। लो, तो जोग नदी का उद्गम सोनबेरा के पठार, ये देखो, ये सोनबेरा के पठार से निकली और इस तरीके से यहाँ पर जाके मिल गई। अब देखो यहाँ पर थोड़ा महासमुंद में बही, थोड़ा सा बलौदाबाजार में और जांजगीर चांपा के पास मिल गई। जोग नदी महानदी की दक्षिण सहायक नदी है, बिल्कुल ये भी सही बात है। इसका संगम, तो भाई यहाँ पर इसका संगम जो है, लो ये भी थोड़ी इधर कांप रहा है ना। ठीक, तो इसका संगम महासमुंद के पास महानदी में होता है, तो ये गलत बात है। इसका संगम तो भाई शिवरी नारायण में होता है, ना कि इस महासमुंद में। तो मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, ये है महानदी, ये महानदी ऐसे करके बह रही है, और जोग नदी जो है यहाँ से सोनबेरा के पठार से होते हुए ऐसे निकलते हुए यहाँ पर मिल जाती है। तो आप देख सकते हो कि ये महासमुंद में बहती जरूर है, ठीक है। तो इसका संगम महासमुंद के पास महानदी, तो महासंगम में बहती है, लेकिन संगम जो है वो शिवरी नारायण में होता है। तो इसलिए ये वाला आप गलत लेंगे आंसर को, और करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लो सही उत्तर क्या दिख रहा है आपको। तो जोग नदी का उद्गम सोनबेरा के पठार सही है। यह महानदी बेमेतरा में नहीं बहती। जोग नदी महानदी की दक्षिण सहायक नदी, ये भी सही है। तो 1-3 सही है, तो केवल बी करेक्ट होगा, केवल बी करेक्ट होगा। 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट करेक्ट आंसर बताओ जी। सोंढूर नदी महानदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, सबको पता है, बिल्कुल महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
सोंढूर बांध धमतरी जिले में है, तो बिल्कुल आपको एक बांध देखने को मिलेगा धमतरी जलाशय, ठीक है, देखने को मिलेगा। सोंढूर नदी नदी में मिलती है, तो ये गलत बात है। सोंढूर नदी कहाँ मिलती है बताओ भाई, बताओ। सोंढूर नदी शिवनाथ नदी में मिलती है कि महानदी में मिलती है? तो आपको कई बार बताया जा चुका है कि सोंढूर नदी जो है वो महानदी पे मिलती है, ना कि शिवनाथ नदी पर, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न? यह नदी आंध्र प्रदेश सीमा के निकट बहती है, तो भाई ऐसा निकट आंध्र प्रदेश के निकट तो नहीं बहती, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के निकट नहीं बहती, ठीक है। तो याद रखना सोंढूर बांध धमतरी जिले में है, सही है। ये तीसरा चौथा गलत, 1 और 2 सही, ऑप्शन होगा ए। तो सोंढूर परियोजना धमतरी पर है, याद रखिएगा, धमतरी पर है सोंढूर परियोजना। और ये धमतरी से होते हुए गरियाबंद में पैरी नदी के पास है ना, राजिम के पास मिल जाती है पैरी नदी और महानदी पे, ठीक। तो 1 और 2 सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। चले आगे, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। पैरी नदी का उद्गम मैकल पर्वत श्रेणी से माना जाता है, तो बिल्कुल गलत बात है। पैर यानी भाई का पैर छुओ तो भातरगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, ना कि मैकल से। यह नदी गरियाबंद जिले में, हाँ भाई बिल्कुल बहती है गरियाबंद जिले में, ठीक है। पैरी नदी महानदी की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। राजिम त्रिवेणी में पैरी नदी मिलती है, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 और केवल 1 गलत है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से फिर से देखो गड़बड़ होगा, यहाँ पर फिर से गड़बड़ होगा। ऑप्शन को ऐसा दोनों दे दिया गया है ऑप्शन में, तो यहाँ पर 2, 3, 4 तो सही है, ये तो ओके है, लेकिन केवल 1 गलत है, तो ये भी केवल 1 गलत भी सही है। तो ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो विलोपित तो होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको ये है ना क्वेश्चन कराया जाए तो आपको समझ में आ गया, ऑप्शन को देख करके आप केवल ये मार दोगे, ये भी सही है, दोनों अपनी जगह सही है। कई बार अगर यहाँ पर 1, 3, 4 तो केवल 1 गलत है, तो ऐसा वो भी आप समझ के आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर दोनों आंसर सही हैं, ए और सी, तो विलोपित किया जाए इस प्रश्न को, ठीक है। बाकी आपको उत्तर समझ में आ गया क्या सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताओ। थोड़ा सा मैं रुकूंगा और आपका आंसर, ठीक है, आप 2 कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है, फटाफट पढ़े और आंसर देवे। चलिए पहला कथन क्या बोल रहा है, गोदावरी बेसिन में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले शामिल हैं। तो गोदावरी बेसिन में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले शामिल हैं क्या? तो बिल्कुल है, क्योंकि गोदावरी बेसिन जो है, गोदावरी अपवाह तंत्र जो है, उसमें कहीं ना कहीं दंतेवाड़ा से आने वाली एक आध नदी मिलती है, सुकमा तरफ से आने वाली नदी मिलती है और बीजापुर तरफ से इंद्रावती आती है। तो कहीं ना कहीं इस बेसिन में छत्तीसगढ़ के ये जिले थोड़े शामिल हैं, जिले शामिल हैं थोड़ा सा। इंद्रावती, सबरी और नंदीराज नदी गोदावरी से मिलती है। तो आपको बता दूं कि इंद्रावती और सबरी तो मिलती है, लेकिन नंदीराज नहीं मिलती, तो ये गलत है। थोड़ा सा प्रश्न डीप का है, देखो समझो पढ़ो। गोदावरी बेसिन छत्तीसगढ़ के 20% क्षेत्र को प्रभावित करता है। आपको बता दूं गोदावरी बेसिन छत्तीसगढ़ के 28%, लगभग 28% क्षेत्र को प्रभावित करता है। मतलब अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में 28% है गोदावरी अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी दूसरे नंबर पर 28% के साथ गोदावरी नंबर है। गोदावरी महानदी अपवाह तंत्र है, जो 20% नहीं है, 28% है, ठीक है। इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सबरी नदी गोदावरी की उत्तरी सहायक नदी है। तो आप थोड़ा सा देखोगे कि सबरी नदी क्या गोदावरी पे आके मिलती है? तो बिल्कुल ऊपर से आके मिलती है, उत्तर से आके मिलती है सबरी नदी, तो ये उत्तर की ही सहायक नदी है। तो सबरी नदी गोदावरी की उत्तरी सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन को अब आप बताओ क्या होगा। जिन लोग अभी तक सही आंसर दिए आप बिल्कुल सही हैं, और जिन लोग का गलत है आप सोचो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा रुक कर इसका आंसर दे, सही उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर 1 और 4 सही होगा, ठीक है। 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही होगा। 1 और 4 क्योंकि गोदावरी इसमें ये सही है और सबरी नदी उत्तर की सहायक नदी है, ये भी सही है, ठीक है साथियों। ठीक, चलिए इसके अलावा आपके सामने खास जानकारी उन सभी छात्रों के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी में भिड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि इसकी भी एक नई बैच लॉन्च हो चुकी है, जो 24 नवंबर से हुई है। तो 24 नवंबर से शिक्षक भर्ती की तैयारी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों की नई बैच है, नवीन संस्करण है,
ठीक है, आपको पता है आने वाले समय में बिल्कुल एग्ज़ाम तो होगा, तो तैयारी क्यों ना हो। तो तैयारी जो करना चाहते हैं वो इस नए बैच का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये नई बैच है, फ्रेश बैच है। आपको हर चीज़ नई तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ाई जाएगी। तो वर्ग 1 में जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उस पर फोकस करें। वर्ग 2 वाले बिल्कुल है ना, जो इंटरेस्टेड हैं, जिस विषय से संबंधित है वो फोकस करें। और वर्ग 3 वाले भी, ये सभी के लिए 24 नवंबर की है ना, 24 नवंबर से नई बैच लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, ये पूरी टीम हमारी साध्य पीएससी एकेडमी की, जो आपको पूरी टीम पढ़ाएगी। ठीक, इसके अलावा आपको खास बात बता दूं कि शिक्षक भर्ती व्यायाम शिक्षक पीटीआई के 300 पद, इसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो अब तक नहीं जुड़े हैं इस खास शानदार पद के लिए आप तैयारी भिड़ जाए, क्योंकि इसमें आपकी कंपटीशन तो कम होगी। और जो इस व्यायाम शिक्षक पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें उसको सिलेक्शन मिल सकता है। बस ज़रूरत है आपको हमारे साथ जुड़ने की। ठीक है, बाकी सीडीपी बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र, याद रखना व्याख्याता वर्ग 1 का ये सीडीपी का कोर्स आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे छात्रों का डिमांड था इसका कोर्स, इसका विषय, इस विषय पर आप लाइए क्लासेस, तो इसका भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो छात्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस विषय से संबंधित आप व्याख्याता वर्ग 1 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे साथ जुड़ जावे। ठीक है साथियों, तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए था। और जितना भी एमसीक्यू हमने आज किया, ये सारे एमसीक्यू आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सारे वीडियो, ये जितने भी प्लेलिस्ट आपको एग्ज़ाम, जितने भी आपके क्वेश्चंस हमने कराए हैं, जितने भी एमसीक्यू का सीरीज लाया है, ये सब प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो बिल्कुल कर देवे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल अच्छा रिप्लाई करें, है ना, क्लास का इन्फॉर्मेशन दे। अगर कोई सुझाव हो, कोई गलती हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बतावे। बाकी बहुत सारे छात्रों का प्रश्न था पिछले क्लास में, बहुतों को अभी भी नहीं पता, तो मैं फिर से बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बद्रीनाथ, जिसके नाम पर मैंने आप लोगों को याद कराया था कि बद्रीनाथ कहाँ पर है, बद्री तीर्थ किसे कहा जाता है, तो बद्री तीर्थ के नाम से राजिम जाना जाता है। तो जिन छात्रियों को अभी भी डाउट था, नहीं पता था, पिछली क्लास में हालांकि मैंने बताया था, और जिनको नहीं पता था उन लोग सुन लीजिए कि बद्री तीर्थ हमारे छत्तीसगढ़ में राजिम को ही कहा जाता है। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस क्लास में नहीं तो अगली क्लास में जरूर दिया जाएगा। आपका कमेंट हम बिल्कुल पढ़ते हैं और आंसर आपको जरूर देते हैं। ठीक है, तो सभी कमेंट करते रहे, हमें पूछते रहे, जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर हम देते रहेंगे। बाकी आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था और अभी फिर से बता रहा हूँ, बद्री तीर्थ हम राजिम को ही कहते हैं। बाकी किनको नहीं पता केदार तीर्थ किसे कहा जाता है, तो केदार तीर्थ के नाम से मदकू द्वीप जाना जाता है। ओके, यहाँ तक स्पष्ट है, क्लियर है। ठीक, बाकी और बहुतों को ये भी नहीं पता कि छोटा केदारनाथ के नाम से हम किसे जानते हैं, तो बता दूं कि ये मनिंदगढ़ चिरमरी भरतपुर में एक सिद्ध बाबा मंदिर है, जो कि सबसे ऊंची पहाड़ियों पर है, ऊंची चोटी पर है, जो कि वहाँ पर शिवनाथ नदी का, है ना, वहाँ पर शिव प्रतिमा का थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से शिव जी निकले और उस क्षेत्र में शिव जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। शिव जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो कि एक छोटा केदारनाथ के नाम से भी जानी जाती है। तो केदार तीर्थ बोलने से मदकू द्वीप, बद्री तीर्थ बोलने से राजिम, और छोटा केदारनाथ कौन सा है, हालांकि वो अभी क्वेश्चंस के नाम से फेमस नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ के आसपास के क्षेत्रीय निवासी जितने लोग हैं वो उसे छोटा केदारनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर हम मिलेंगे आपके साथ नए एमसीक्यू के साथ नेक्स्ट क्लास में। डेली रात्रि 9 बजे हम आपके साथ मिलते रहेंगे। हमारे साथ आप तैयारी करते रहिए। साध्य परिवार सदैव आपके लिए तैयार कराएगी, नए नए एमसीक्यू लेकर आएगी और आपका एग्ज़ाम शानदार हो, बेहतर हो, यही उद्देश्य होगा हम सभी का। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। राधे राधे, शुभ रात्रि।